हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग BGC 106 पॉपुलर लिटरेचर की जितना भी नॉवेल्स और स्टोरी है उसको बहुत ही अच्छे से डीपली में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों के एग्ज़ाम में इससे कुछ भी स्टोरी या नॉवेल से क्वेश्चन आता है तो अगर आप लोग ओवरऑल स्टोरी अच्छे से समझे रहोगे तो खुद से भी बनाकर आंसर आप लोग लिख सकोगे। अगर स्टोरी आपको नोन रहेगा तब तो लिख पाओगे ना। तो बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लेक्स स्टोरी जो बहुत ही मुश्किल है समझना, मैं उसको इजी अंडरस्टैंडिंग वे में बहुत इजी तरीके से समझा दूंगी। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोगों का मर्डर ऑफ रॉजर एक्रोइड है और फनी बॉय है, थ्रू द लुकिंग ग्लास है और भीमराया है और ओमेलास एंड अदर्स स्टोरी, मतलब द वंस हु वॉक अवे फ्रॉम ओमेलास, ये है। ठीक है, तो ये सबको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थ्रू द लुकिंग ग्लास अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। थ्रू द लुकिंग ऑफ ग्लास लेविस कैरोल ने लिखा है। ये एक फंटासी नॉवेल है। ये एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड का स्क्वेल है। इस कहानी में छोटी सी लड़की एलिस एक ऐसी जादुई दुनिया में पहुंच जाती है जो एक मिरर लुकिंग ग्लास के दूसरी तरफ होती है। ठीक है, तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक ठंडी सर्दी की शाम थी। एलिस अपने घर में बैठी हुई थी। उसके पास 2 बिल्ली के बच्चे थे, एक ब्लैक किटेन और एक वाइट किटेन। एलिस उसके साथ खेलते खेलते मिरर को देखने लगती है। अचानक उसके मन में ख्याल आता है, क्या होगा अगर मिरर के दूसरी तरफ एक दुनिया हो। वो मिरर के पास जाती है और हैरानी की बात ये होती है कि वो मिरर के अंदर से गुजरकर उसकी दूसरी तरफ पहुंच जाती है। मिरर की दूसरी तरफ सब कुछ अजीब था। रूम भी था, फर्नीचर भी था, लेकिन सब कुछ उल्टा और डिफरेंट लग रहा था। एलिस बाहर निकलती है और देखती है कि पूरी दुनिया एक चेस बोर्ड की तरह बनी हुई है। वहाँ उसकी मुलाकात रेड क्वीन से होती है। रेड क्वीन एलिस को बताती है कि अगर वो चेस बोर्ड के लास्ट स्क्वायर तक पहुँच जाए तो वो भी क्वीन बन सकती है। एलिस बहुत खुश हो जाती है और अपनी जर्नी शुरू करती है। रास्ते में एलिस एक गार्डन में पहुंचती है। वहाँ फूल इंसानों की तरह बात कर रहे होते हैं। फूल एलिस से सवाल करते हैं और उसका मजाक भी उड़ाते हैं। एलिस को ये सब बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो अपनी जर्नी जारी रखती है। मतलब उसे फ्लावर्स ये सब वगैरह सब उसे बात कर रहे थे। अगर आगे जाकर एलिस की मुलाकात 2 मोटे और फनी भाइयों से होती है। 2 भाइयों का नाम होता है, एक ट्विडली डी एंड ट्विडली डम। दोनों हमेशा एक दूसरे से बहस करते रहते हैं। वो एलिस को कई फनी बातें बताते हैं और एक पोएम भी सुनाते हैं। दोनों का बिहेवियर इतना अजीब होता है कि एलिस कंफ्यूज हो जाती है। ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है ट्विडली डी और ट्विडली डम से। ठीक है, उनकी कैरेक्टर के बारे में बताइए। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ट्विडली डी एंड ट्विडली डम। एलिस फिर वाइट क्वीन से मिलती है। वाइट क्वीन बहुत स्ट्रेंज और फनी कैरेक्टर है। कभी वो रोती है, कभी हंसती है और कभी फ्यूचर की बातें करने लगती है। उसकी बातें एलिस को बिल्कुल समझ नहीं आती हैं। ठीक है, फिर एलिस की मुलाकात एक दीवार पर बैठे हुए बड़े से अंडे से होती है। उसका नाम होता है हम्टी डम्टी। हम्टी डम्टी वर्ड्स और लैंग्वेज के बारे में अजीब एक्सप्लेनेशन देता है। उसे लगता है कि वर्ड्स का मतलब वही होता है जो वो चाहे। एलिस उसकी बातें सुनकर और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। फिर अपनी जर्नी के आगे दौरान एलिस की मुलाकात वाइट नाइट से होती है। वाइट नाइट बहुत काइंड और जेंटल आदमी था। वो एलिस की मदद करता है और उसे सेफली आगे भेजता है। एलिस को वाइट नाइट सबसे अच्छा कैरेक्टर लगता है। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि वाइट नाइट जो है एलिस को सबसे अच्छा कैरेक्टर लगता है और वाइट नाइट ही एलिस का हेल्प करता है जर्नी को आगे बढ़ाने में। अब फिर जर्नी के दौरान रेड क्वीन एलिस को एक अजीब रेस के बारे में बताती है। अब मुलाकात किससे होती है? रेड क्वीन से, और उसको एक अजीब रेस के बारे में बताती है। वहाँ बोलती है कि वहाँ सब लोग पूरी स्पीड से भागते हैं लेकिन फिर भी वहीं के वहीं रहते हैं।
मतलब रेड क्वीन कहती है यहाँ एक ही जगह पर रहने के लिए भी पूरी ताकत से दौड़ना पड़ता है। एलिस को ये बात बहुत स्ट्रेंज लगती है। बहुत सारे एडवेंचर्स के बाद एलिस चेस बोर्ड की आखिरी स्क्वायर तक पहुंच जाती है। अब वो एक क्वीन बन जाती है। सब लोग उसके लिए एक ग्रैंड बैंक्वेट रखते हैं, लेकिन पार्टी में भी सब कुछ उल्टा पुल्टा और नॉनसेंस होता है। प्लेट्स उड़ रही होती है, लोग अजीब हरकतें कर रहे होते हैं और कोई नॉर्मल तरह से बिहेव नहीं करता है। सब स्ट्रेंज लगता है। ठीक है। पार्टी के दौरान एलिस तंग आ जाती है। वो रेड क्वीन को पकड़कर जोर जोर से हिला देती है। अचानक रेड क्वीन छोटी सी ब्लैक किटेन में बदल जाती है। अचानक एलिस की आँख खुल जाती है। वो अपने घर में होती है और उसके पास वही ब्लैक किटेन बैठी होती है। अब एलिस सोचने लगती है, क्या मैंने ये सब सपना देखा था या फिर मैं सच में मिरर की दुनिया में गई थी। नॉवेल इसी मिस्ट्री के साथ ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर थ्रू द लुकिंग ग्लास बाय लेविस कैरोल ख़त्म हुई। तो उम्मीद है आप लोगों को ये स्टोरी नॉवेल समझ में आई होगी। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट नॉवेल की तरफ, मर्डर ऑफ रॉजर एक्रोयड। मर्डर ऑफ रॉजर एक्रोयड की स्टार्ट होती है कहानी गांव की ज़िंदगी से। गांव की ज़िंदगी शांत है, लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे गांव को हिला कर रख दिया। गांव में एक अमीर और इज्जतदार औरत रहती थी जिसका नाम मिसेस फेरेट था। 1 साल पहले उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी। बाहर से देखने पर सब कुछ नॉर्मल लगता था, लेकिन मिसेस फेरेट्स के दिल में एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ था। सच ये था कि उसने ही अपने क्रूएल और शराबी हस्बैंड को पॉइजन देकर मार दिया था। इस बात का किसी को पता नहीं था। कुछ समय बाद किसी आदमी को उसका ये राज पता चल गया। वो आदमी मिसेस फेरेट्स को ब्लैकमेल करने लगा। वो उसे पैसा मांगता और धमकी देता कि अगर पैसे नहीं दिए तो वो सबको सच बता देगा। दिन ब दिन मिसेस फेरेट्स की परेशानी बढ़ती गई। गिल्ट और डर ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। एक सुबह पूरे गांव में खबर फैल गई कि मिसेस फेरेट्स ने सुसाइड कर लिया है। सब लोग हैरान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी अमीर औरत ने ऐसा कदम क्यों उठाया। उसी गांव में डॉक्टर जेम्स शेफर्ड नाम के डॉक्टर रहते थे। उन्होंने ही मिसेस फेरेट्स की डेथ की जांच की। शाम को उन्हें गांव के सबसे अमीर आदमी रॉजर एक्रोयड के घर डिनर के लिए बुलाया गया। ठीक है, शाम को दिन डॉक्टर रॉजर एक्रोयड जो थे उनके घर में बुलाया गया। किसको? एक सेकेंड। अमीर आदमी जो रॉजर एक्रोयड है उनके घर में डॉक्टर जेम्स शेफर्ड को बुलाया गया। ठीक है, रॉजर एक्रोयड मिसेस फेरेट से प्यार करता था और उसे शादी करना चाहता था। डिनर के दौरान रॉजर बहुत परेशान लग रहा था। जब सब लोग चले गए तो उसने डॉक्टर जो शेफर्ड है, जो उसके घर आया है क्या करने, दावत में जो आया है, डिनर पे आया है, तो जब सब लोग चले गए तो सिर्फ डॉक्टर शेफर्ड और मिसेस फेरेट्स बचे। डॉक्टर शेफर्ड और रॉजर एक्रोयड बचे। तो रॉजर एक्रोयड बहुत परेशान था, तो उसने डॉक्टर शेफर्ड को एक ख़ास बात बताई। रॉजर ने डॉक्टर शेफर्ड को एक ख़ास बात बताई। उसने कहा, मिसेस फेरेट्स ने सुसाइड से पहले मुझे एक लेटर भेजा था। ठीक है, इस लेटर में उसने लिखा है कि उसने अपने हस्बैंड को मारा था और उस आदमी का नाम भी बताया है जो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। ठीक है, ये सुनकर डॉक्टर शेफर्ड बाहर से शांत रहे लेकिन अंदर से घबरा गए। ठीक है, डॉक्टर शेफर्ड। थोड़ी देर बाद डॉक्टर शेफर्ड रॉजर एक्रोयड के घर से निकलकर अपने घर चले गए। ठीक है, रात काफ़ी हो चुकी थी। अचानक डॉक्टर शेफर्ड को एक फ़ोन कॉल आया। फ़ोन पर किसी ने कहा कि रॉजर एक्रोयड का मर्डर हो चुका है। डॉक्टर तुरंत एक्रोयड के घर पहुंचे। जब स्टडी रूम के दरवाजे खोला गया तो सबके होश उड़ गए। रॉजर एक्रोयड कुर्सी पर मरा हुआ बैठा था। उसकी गर्दन में एक छुरी घुसी हुई थी। मतलब जब दावत से डॉक्टर शेफर्ड वापस आते हैं रॉजर एक्रोयड के घर से, तो
जैसे ही घर में आते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं, तो एक फ़ोन कॉल आता है डॉक्टर शेफर्ड के पास कि रॉजर एक्रॉर्ड सुसाइड कर लिए हैं। तो तुरंत डॉक्टर शेफर्ड उसके घर जाते हैं, देखते हैं वो कुर्सी पर बैठे हैं और उनके गर्दन में एक छुरी घुसी हुई है। पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई, पुलिस आ गई और मर्डर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। इसी बीच गांव में रह रहे मशहूर डिटेक्टिव हरकुले पॉयरॉट को भी केस में शामिल किया गया। मतलब कुछ दिन पहले जो हरकुले पॉयरॉट हैं वो रिटायर हो गए हैं, लेकिन बहुत ही मशहूर डिटेक्टिव हैं। मतलब ये जिस चीज़ में भी हाथ लगाते हैं वो केस को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो उनको बहुत रिक्वेस्ट किया गया है कि इस केस को सॉल्व कीजिए। तो हरकुले पॉयरॉट जो है रिटायरमेंट के बाद शांति से रह रहा था, लेकिन इतने बड़े मर्डर केस को देखकर उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। पॉयरॉट ने घर के हर आदमी से सवाल किया। रॉजर एक्रॉर्ड के घर में लगभग हर व्यक्ति कुछ न कुछ छुपा रहा था। वहाँ के जो काम करने वाले थे, खाने बनाने वाले थे, हर कोई कुछ न कुछ छुपा रहा था। किसी ने पैसा चुराया था, किसी ने झूठ बोला था, तो किसी का कोई सीक्रेट रिलेशनशिप था, ठीक है। हर व्यक्ति किसी न किसी वजह से सस्पेक्ट लग रहा था। किसको? वो डिटेक्टिव को, हरकुले पॉयरॉट को। सब ज़्यादा शक रॉजर एक्रॉर्ड के स्टेपसन राफ पैटर्न पर गया। मतलब सब कोई उसके स्टेप जो सन था राफ पैटर्न, उस पर शक करने लगा। क्यों करने लगा? कि राफ कमज़ोर में राफ जो है उसका स्टेप सन कर्जों में डूबा हुआ था और मर्डर के बाद अचानक गायब हो गया था। पुलिस को लगने लगा कि वही किलर है, ठीक है। लेकिन पॉयरॉट को कुछ बातें समझ नहीं आ रही थी। उसे फ़ोन कॉल वाली बात अजीब लग रही थी। उसे मर्डर का टाइम भी सस्पिशियस लग रहा था। उसे लग रहा था कि किसी ने बहुत होशियारी से सबूतों को बदला है। धीरे धीरे पॉयरॉट ने छोटी छोटी बातों का जोड़ना शुरू कर दिया। हर क्लू उसे एक ही आदमी की तरफ ले जाती थी। आखिर एक दिन पॉयरॉट ने सबको इकट्ठा किया और कहा कि उसे असली मर्डर का पता चल गया है। सब लोग सांस रोककर उसकी बात सुनने लगे। पॉयरॉट ने कहा, रॉजर एक्रॉर्ड का मर्डर कोई बाहर का आदमी नहीं है, मर्डरर वही आदमी है जो शुरू से हम सबके साथ है। सब लोग हैरान हो गए। फिर पॉयरॉट ने सबसे शॉकिंग सच बताया। मर्डरर डॉक्टर जेम्स शेफर्ड है, यही डॉक्टर जो पूरी कहानी सुना रहा था, ठीक है। असल में डॉक्टर शेफर्ड ही वो ब्लैकमेलर था जो मिसेस फेरर्स से पैसे वसूल रहा था। उसे पता था कि मिसेस फेरर्स ने अपने हस्बैंड को पॉइजन दिया था। इसी राज को फ़ायदा उठाकर वो उसे पैसे ले रहा था। जब मिसेस फेरर्स ने सुसाइड की और रॉजर एक्रॉर्ड को लेटर भेजा, तब डॉक्टर शेफर्ड समझ गया कि उस लेटर में ब्लैकमेलर का नाम लिखा होगा। अगर रॉजर एक्रॉर्ड लेटर पढ़ लेता तो उसका नाराज डॉक्टर शेफर्ड का राज खुल जाता। इसी डर से डॉक्टर शेफर्ड ने रॉजर एक्रॉर्ड को मर्डर कर दिया। उसने रॉजर एक्रॉर्ड को मारने के बाद लेटर चुरा लिया ताकि कोई उसका नाम ना जान सके, ठीक है। फिर उसने एक फेक टेलीफोन कॉल का ड्रामा रच दिया जिससे सबको लगे कि मर्डर उसके घर से जाने के बाद हुआ है ना। क्योंकि जब वो उसके घर दावत पे गया था तो वो वहाँ पर उसको मार कर सब प्लानिंग करके आया, जैसे वैसे उसको कॉल आया, ठीक है। वो सब कुछ पहले से प्री प्लानिंग कर लिया था। उसने पूरी इन्वेस्टिगेशन को गलत दिशा में भेजने की कोशिश की और राफ पैटर्न इसके स्टेपसन पर शक डालने की भी कोशिश की, लेकिन पॉयरॉट की तेज नज़रों से कुछ नहीं बच सका। जब पॉयरॉट ने सारे सबूत जोड़ दिए तो डॉक्टर शेफर्ड के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। पॉयरॉट ने उसे पुलिस के हवाले करने के बजाय एक मौका दिया। उसने कहा कि वो खुद अपना गुनाह लिखकर सच बता दे। डॉक्टर शेफर्ड ने अपनी पूरी कन्फेशंस लिखी। दरअसल जो नॉवेल हम पढ़ रहे हैं वही उसकी लिखी हुई कन्फेशन होती है। अपना सच लिखने के बाद उसने सुसाइड करने का फैसला किया। इसी तरह रॉजर एक्रॉर्ड के मर्डर का राज खुल जाता है और कहानी एक ऐसी शॉकिंग ट्विस्ट के साथ ख़त्म हो जाती है जिसे डिटेक्टिव फिक्शन की दुनिया का सबसे बड़ा ट्विस्ट माना जाता है। कहानी का नैरेटर ही मर्डर निकलता है, ठीक है फ्रेंड। तो उम्मीद है आप लोगों को ये मर्डर ऑफ रॉजर एक्रॉर्ड भी बहुत ही अच्छे से डीपली समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है होगी। अगर कुछ फिर भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं और ये बताइएगा कि आपको मेरे समझाने का तरीका और आपको समझ में आ रहा है या मेरे वीडियो से आपको हेल्प हो रहा है कि नहीं। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे नॉवल की तरफ, फनी बॉय की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट है फनी बॉय बाई श्याम सेल्वादुराई। फनी बॉय एक कमिंग ऑफ एज नॉवेल है जो श्रीलंका के तमिल लड़के अर्जी चेलवतरन्नम की कहानी बताती है। इस नॉवेल में अर्जी के बचपन, उसकी आइडेंटिटी, उसके परिवार की प्रॉब्लम्स और श्रीलंका में तमिल सिंहाला कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया गया है। कहानी कोलंबो श्रीलंका में शुरू होती है। अर्जी एक तमिल लड़का है जो दूसरे लड़कों की तरह क्रिकेट या फुटबॉल खेलना पसंद नहीं करता। उसे अपनी कजिन्स के साथ ब्राइड शादी खेलना बहुत पसंद था। इस खेल में वो दुल्हन बनना पसंद करता था। जब भी घर में कोई फंक्शन होता, अर्जी लड़कियों के साथ खेलता और खुश रहता। लेकिन उसके पेरेंट्स और रिश्तेदारों को ये पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि लड़के को लड़कियों के जैसा काम नहीं करना चाहिए। एक दिन अर्जी के फादर ने उसे डांट दिया और कहा कि अब वो लड़कियों के साथ नहीं खेलेगा। उस दिन पहली बार अर्जी को महसूस हुआ कि वो दूसरे लड़कों से अलग है। इसी वजह से लोग उसे मजाक में फनी बॉय कहने लगे। अर्जी की फेवरेट आंटी थी राधा आंटी। वो एक सिन्हाला लड़के अनिल से प्यार करती थी। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन उस समय श्रीलंका में तमिल और सिन्हाला कम्युनिटीज़ के बीच टेंशन बढ़ रही थी। राधा आंटी के फैमिली वालों को ये रिलेशनशिप पसंद नहीं आया क्योंकि अनिल सिन्हाला था। बहुत प्रेशर के बाद राधा आंटी को अपना प्यार छोड़ना पड़ा और किसी और से शादी करनी पड़ी। अर्जी ने देखा कि सोसाइटी और पॉलिटिक्स किस तरह लोगों की पर्सनल लाइफ को भी बर्बाद कर देती हैं। कुछ समय बाद अर्जी को एक नए स्कूल में भेजा गया। यह स्कूल बहुत स्ट्रिक्ट था। वहाँ एक प्रिंसिपल था जिसे सब स्टूडेंट से डिसिप्लिन चाहिए था। अर्जी को स्कूल में भी लगता था कि वो दूसरों से अलग है। उसकी शादी एक इंटेलिजेंट और टैलेंटेड उसकी दोस्ती स्कूल में जो जाता है अर्जी, तो उसकी दोस्ती एक इंटेलिजेंट और टैलेंटेड स्टूडेंट शेहान सोएजा से हुई। ठीक है, अर्जी की दोस्ती एक टैलेंटेड और इंटेलिजेंट स्टूडेंट शेहान सोएजा से हुई। धीरे धीरे दोनों बहुत क्लोज दोस्त बन गए। अर्जी को शेहान के साथ वक्त बिताना बहुत पसंद आता था। दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स समझने लगे। अर्जी को पहली बार एहसास हुआ कि वो शेहान को सिर्फ दोस्त की तरह नहीं देखता। नॉवेल में धीरे धीरे अर्जी अपनी आइडेंटिटी को समझने लगता है। यहाँ कहानी दिखाती है कि एक यंग बॉय अपनी सेक्सुअलिटी और इमोशन को कैसे डिस्कवर करता है। अर्जी के फादर एक होटल बिजनेस में काम करते थे। उनके बॉस एक करप्ट आदमी था जो गलत काम करते थे। फादर सच्चाई और ऑनेस्ट में बिलीव करते थे, इसलिए उनका अपने बॉस से कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। फैमिली के अंदर भी टेंशन बढ़ गई। अब श्रीलंका में तमिल और सिन्हाला कम्युनिटीज़ के बीच नफरत बहुत बढ़ चुकी थी। पॉलिटिकल सिचुएशन खराब होती गई। आखिर रियॉट्स दंगे शुरू हो गए। सड़कों पर हिंसा होने लगी। तमिल लोगों के घर और दुकान को जला दिया गया। लोग मारे गए। हर तरफ दौड़ और अफरा तफरी थी। अर्जी और उसके परिवार भी तमिल था, इसलिए उनका परिवार भी डेंजर में आ गया। उन्हें अपने घर और फ्यूचर की चिंता होने लगी। जो लोग पहले दोस्त लगते थे वो भी दुश्मन जैसे लगने लगे। अर्जी ने देखा कि पॉलिटिक्स और कम्युनल हार्ट किस तरह आम लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। रियॉट्स के बाद अर्जी के फैमिली को समझ आ गया कि श्रीलंका में रहना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने डिसाइड किया देश छोड़ने का। सब लोग उदास थे क्योंकि उन्हें अपना घर, अपने दोस्त और अपनी पूरी दुनिया छोड़नी पड़ रही थी। अर्जी को सबसे ज़्यादा दुख शेहान से बिछड़ने का था। नॉवेल का एंड में अर्जी बचपन से जवानी की तरफ बढ़ चुका होता है। उसे दुनिया की बहुत कड़वी सच्चाइयों देख ली होती हैं। आइडेंटिटी की स्ट्रगल करता है वो। प्यार और सेपरेशन होता है उसके साथ। फैमिली प्रॉब्लम्स आती है। कम्युनल वायलेंस होता है। वॉर और हेट्रेड।
जब उसका परिवार श्रीलंका छोड़ने की तैयारी करता है तब अर्जी एक ज़्यादा मैच्योर और समझदार इंसान बन चुका होता है। तो ये थी हमारी फनी बॉय। उम्मीद है ये भी नॉवेल आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट नॉवेल की तरफ, भीमायाना, और एक और नॉवेल लास्ट है, द वन हु वॉक अवे फ्रॉम ओमिलास। तो जल्दी जल्दी ये दोनों नॉवेल को ख़त्म कर देते हैं ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोगों का भीमानाया, एक्सपीरियंसेस ऑफ अनटचेबिलिटी। भीमानाया एक ग्राफिक नॉवेल है जो B.R. अम्बेडकर के बचपन और जवानी के कुछ सच्चे अनुभवों पर आधारित है। इसमें दिखाया गया है कि कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी की वजह से अम्बेडकर को कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। कहानी तब शुरू होती है जब भीमराव अम्बेडकर एक छोटे बच्चे थे। वो पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट थे और स्कूल जाना पसंद करते थे, लेकिन स्कूल में उनके साथ दूसरे बच्चों जैसा व्यवहार नहीं किया जाता था। क्योंकि वो दलित कास्ट से थे इसलिए उन्हें अनटचेबल माना जाता था। क्लासरूम में उन्हें अलग बैठाया जाता था, दूसरे बच्चे उनके पास नहीं बैठते थे। भीमराव को समझ नहीं आता था कि सिर्फ जन्म की वजह से लोग उनसे अलग व्यवहार क्यों करते हैं। स्कूल में सब बच्चे प्यास लगने पर खुद नल से पानी पी सकते थे, लेकिन भीमराव को न नल छूने की इजाज़त नहीं दी गई थी। जब उन्हें पानी पीना होता था तो किसी अपर कास्ट पियोन को आकर उनके हाथ में पानी डालना पड़ता था। अगर पियोन स्कूल में नहीं होता तो भीमराव को प्यासा रहना पड़ता था। सोचिए, एक बच्चा प्यास हो और सिर्फ कास्ट की वजह से पानी भी ना पी सके। ये बात भीमराव को बहुत दुख देती थी। एक बार भीमराव और उनके भाई बहन अपने फादर से मिलने जा रहे थे। स्टेशन पर उतरने के बाद उन्हें गांव तक जाने के लिए बैलगाड़ी ब्लॉकआउट कार्ड चाहिए थी। जब गाड़ियों को पता चलता कि बच्चे दलित कास्ट से हैं तो उसने उन्हें ले जाने से मना कर दिया। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो तैयार हुआ, लेकिन रास्ते भर उनके साथ बुरा व्यवहार करता रहा। बच्चे को महसूस हुआ कि सोसाइटी में उनकी कोई इज्जत नहीं है। एक और घटना में भीमराव ने देखा कि पब्लिक वाटर टैंक सबके लिए था, लेकिन दलित लोगों को वहां से पानी लेना नहीं दिया जाता था। अनटचेबिलिटी की वजह से उन्हें बेसिक ह्यूमन राइट्स भी नहीं दी जाती थी। ये देखकर अम्बेडकर के मन में सवाल उठने लगे, क्या सब इंसान बराबर नहीं होते? पढ़ाई पूरी करने के बाद अम्बेडकर बहुत एजुकेटेड बन गए। उन्होंने फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी पढ़ाई की, लेकिन जब वो नौकरी करने बड़ौदा गए तब भी उनके साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ। कोई उन्हें घर किराए पर देने के लिए तैयार नहीं था। जब लोगों को उनकी कास्ट के बारे में पता चलता तो वो उन्हें घर से निकाल देते। अम्बेडकर को समझ आ गया कि एजुकेशन और टैलेंट के बावजूद कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म नहीं हुआ है। इस सब एक्सपीरियंसेस ने अम्बेडकर को मजबूत बना दिया। उन्होंने फैसला किया कि वो अनटचेबिलिटी और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ेंगे। उन्होंने दलित लोगों के राइट्स के लिए आवाज़ उठाई। वो चाहते थे कि हर इंसान को बराबरी का अधिकार मिले। अम्बेडकर ने रैलीज, स्पीचेस और मूवमेंट्स के थ्रू लोगों को उजागर किया। उन्हें इक्वालिटी, जस्टिस और ह्यूमन डिग्निटी के लिए संघर्ष किया। उनका मानना था कि किसी भी इंसान की वैल्यू उसकी कास्ट से नहीं बल्कि उनके कैरेक्टर से, उनके एबिलिटी से होनी चाहिए। नॉवेल का एंड में ये मैसेज दिया गया है कि अनटचेबिलिटी एक बहुत बड़ी सोशल इविल थी और अभी भी है। अभी भी बहुत सारे जगहों पर लोग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। अम्बेडकर ने अपनी पूरी ज़िंदगी इसके खिलाफ लड़ने में लगा दी। उनके एक्सपीरियंसेस हमें सिखाते हैं कि हर इंसान को रेस्पेक्ट और इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। अभी के टाइम में जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो समझ लीजिए वो अभी पूरी तरह से ओवरऑल एजुकेट नहीं हुए हैं। उन्हें एजुकेशन की और ज़रूरत है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये भी भीमानाया भी समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट नॉवेल की तरफ, द वन हू वॉक अवे फ्रॉम ओमिलास। जल्दी से शॉर्ट में करके इसको ख़त्म करते हैं, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी
वीडियो कैसे लगे और प्लीज़ सारे फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि वो लोग भी फ़ायदा उठा सकें। द वन हु वॉक अवे फ्रॉम ओमेलाज बाय उर्सुला के ली ग्योन। कहानी एक बहुत ही सुंदर और खुशहाल शहर ओमेलास से शुरू होती है। ओमेलास में हर तरफ खुशी ही खुशी है। लोग खुश हैं, बच्चे खेल रहे हैं, म्यूजिक बज रहा है और सब लोग एक बड़े फेस्टिवल के आनंद ले रहे हैं। वहाँ ना कोई गरीबी है, ना जंग है, ना भूख है और ना ही कोई बड़ा क्राइम है। हर इंसान अपनी ज़िंदगी से खुश नज़र आता है। ऐसा लगता है जैसे ओमेलास दुनिया का सबसे परफेक्ट शहर है। लेकिन ओमेलास की इस खुशी के पीछे एक बहुत बड़ा और दर्दनाक राज छुपा हुआ है। शहर का एक अंधेरे और गंदे बेसमेंट में एक छोटा सा बच्चा बंद करके रखा गया है। वो बच्चा बहुत कमज़ोर, भूखा और डरा हुआ है। उसके कपड़े गंदे हैं और उसकी ज़िंदगी बहुत बुरी है। उसे प्यार, दोस्ती या आज़ादी कुछ भी नहीं मिलता। वो बस अंधेरे कमरे में अकेले रहता है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि ओमेलास के सब लोग इस बच्चे के बारे में जानते हैं। उन्हें पता है कि वो बच्चा कितनी तकलीफ में है, लेकिन उन्हें ये भी बताया जाता है कि अगर उस बच्चे को आज़ाद कर दिया गया या उसकी ज़िंदगी सुधार दी गई तो ओमेलास की सारी खुशियाँ ख़त्म हो जाएंगी। शहर की प्रॉस्पेरिटी, पीस और हैप्पीनेस उस एक बच्चे के सफरिंग पर डिपेंड करती है। इसलिए बच्चे को हमेशा दुख में रहना पड़ता है। जब ओमेलास के बच्चे बड़े होते हैं तब उन्हें भी सीक्रेट के बारे में बताया जाता है। पहली बार सच जानकर वो शॉक हो जाते हैं। उन्हें गुस्सा भी आता है और दुख भी होता है। वो सोचते हैं एक मासूम बच्चा इतनी तकलीफ क्यों सहे, लेकिन धीरे धीरे ज़्यादातर लोग इस सच को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि एक बच्चे की सफरिंग के बदले पूरे शहर की खुशी मिल रही है, इसलिए वो ओमेलास में रहना जारी रखते हैं। लेकिन सब लोग ऐसा नहीं कर पाते। कुछ लोग उस बच्चे को देखने के बाद अंदर से टूट चुके होते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसी खुशी गलत है जो किसी मासूम की तकलीफ पर बनी हो। वो ओमेलास की लग्जरी और कंफर्ट को एंजॉय नहीं कर पाते। उनकी कॉन्शियस अंतरंगता उन्हें परेशान करती रहती है। आखिरकार कुछ लोग एक फैसला करते हैं, वो ओमेलास को छोड़ देते हैं। ना वो प्रोटेस्ट करते हैं, ना बच्चे को आज़ाद कर पाते हैं, बस चुपचाप शहर से दूर चले जाते हैं। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ जाते हैं, कोई नहीं जानता कि उनकी डेस्टिनेशन क्या है, लेकिन वो ओमेलास में रहकर उस अन्याय का हिस्सा नहीं बनना चाहते। इसलिए कहानी का नाम है द वंस हु वॉक अवे फ्रॉम ओमेलास। कहानी का कोई ट्रेडिशनल एंडिंग नहीं है। ऑथर हमें ये सोचने पर मजबूर करती है, क्या एक इंसान की सफरिंग के बदले हज़ारों लोगों की खुशी सही है? क्या हम ऐसी सोसाइटी में रहना पसंद करेंगे? हम ओमेलास के लोगों की जगह होते तो क्या करते? यही सवाल कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट